को इंडिया में भी सीरियसली लेता, बिकॉज ही हैज लॉस्ट बैलेंस ऑफ हिमसेल्फ। अब ये एक्नॉलेज किया जा रहा है। मैं तो चूंकि खुद एक मिलिट्री मैन हूँ, तो मैं जब इनकी बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, बिल्कुल। बिकॉज वो कोई लॉजिक नहीं बनती है। कोई मिलिट्री, जुलाई में बड़ा ये इन्होंने आते थे टीवी पे जब इनकी पिटाई हुई थी, पीएफ ने की थी, उस वक्त भी जो ये बातें करते थे, तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में परनाह भी इनको अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं, शायद और कोई इनको लेके नहीं आएगा। और इन्होंने जो ये मशवरा दिया है, या जो बात कर रहे थे, ये मशवरा नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट ये एक बता रहे थे कि इस रिजीम चेंज के लिए इनको बहुत देर तक बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इटसेल्फ गलत है। रिजीम चेंज के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होने जरूरी होते हैं, रिजीम चेंज बॉम्बिंग से नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इनकी बात को कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एज अ स्पोक्स पर्सन के तौर पे ना लिया जाए। आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंस शुड बी केप्ट बाय पाकिस्तान मीडिया एंड इंडियन लेकिन मीडिया। शाह साहब, हमारे अगर इनकी बात को हम कानून गवर्नमेंट ऑफ अंदर इंडिया ये के फर्क जरूर जो है होना ना चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर अगर ना लिया जाए, तो भारतीय स्टेट का किरदार भी कुछ जनरल बख्शी जो कि एक भौंडी अदाकारी करते हैं, उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मोदी सरकार भी उसी डगर पर है और उनके अपने मुल्क के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई है। कांग्रेस भी बात करना शुरू हो गई है कि भारत का जो किरदार है बड़ा नेगेटिव है पूरे खित्ते में। जी जी, मैं आपकी बात इसमें ठीक अगर है। एक इस पे हमने मिनट पहले भी बात की थी कि कांग्रेस जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, बिकॉज कांग्रेस ने खतरा भांप लिया है जो आने वाला है। बिकॉज उनके अंदर अभी भी वो एक, जिसको आप कहते हैं कि एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी है, कि वो थोड़ा सा देख के बात करते हैं और आगे का सोचते हैं। और मतलब मोदी साहब तो बिल्कुल ही इज हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट बन गए हैं। और जैसे कि उनको कहा गया था बुचर ऑफ गुजरात, तो मतलब वो तो बहुत रुथलेस है अपनी अप्रोच में। और इनका दोनों का कॉमन एजेंडा है मुस्लिम बैशिंग, मुस्लिम किलिंग, अनफॉर्चुनेटली। तो कामयाब ये इसमें नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आखिर अल्लाह भी ऊपर बैठे हैं, अल्लाह भी देख रहा है सब कुछ। बिल्कुल अल्लाह देख रहा है। और शाहिद एक साहब, आता है शाहिद साहब आपकी तरफ आएंगे, दोबारा से इस पर गुफ्तगू करेंगे और इधर से आप कंटिन्यू करिएगा। अभी तेहरान से वहाँ के मकामी सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जॉन हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन, हमें बताइए वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? तो इस पर हम बात करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है। शाहिद साहब, एक तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर ईरान भारत के रवैये को जानिबदाराना समझे तो क्या चाबहार बंदरगाह और तवानाई मफादात खतरे में नहीं पड़ सकते? इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, उस पर तो हमने काफी मेरे ख्याल में बात कर ली है कि जो इनकी हिंदुत्व अप्रोच है और किस तरह इनको फ्यूचर में इसका नुकसान होने वाला है। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का जो इमेज है मिडल ईस्ट में, जहां इनके इतने ज्यादा लोग हैं, ये एक बीटिंग लेगा। शायद उनकी गवर्नमेंट की नजर में ना हो, बिकॉज वो जाहिर है एक और तरीके से ताल्लुकात को देखते हैं, लेकिन कॉमन पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा इसको लेगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं, मतलब जब ये गजा की वॉर हो रही थी तो आई वाज इन्वेस्टेड इन सीरिया। तो वहां की जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने इंडियन के, हालांकि वो बेचारे खुद बड़े मुश्किल हालात से गुजरे थे, इसके बावजूद उन्होंने इंडिया का जो स्टांस था उसको बड़ा सीरियसली ऑब्जर्व किया था। और वो मुझे कहते थे कि ये खुल्लम खुला इसराइल का साथ देते हैं, और वहां पे कोई उनके लिए वो एज अ फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स नहीं थी, जो कि एक जमाने में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सिर्फ इस एक एक्ट ने कर दिया। तो जो एक मुस्लिम उम्मा को हम अक्सर इसको एक मजाक और जोक के तौर पे लेते हैं, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ के दिल धड़कते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब सारी उम्मत एक जगह पे हो जाती है जमा। बिल्कुल। और जैसे ये गजा वाली वॉर थी, और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में इस ये जो सिचुएशन जिस तरह की डेवलप हुई है और जिस तरीके से इसको लेके जाना चाह रहे हैं वो रिजीम चेंज, विच आई अर्लियर सेड इज द डेडलीस्ट एंड द लास्ट स्टेप, तो उसमें फिर उम्मत जो है वो उसको एक नजर से, एक तरीके से सोचना पड़ेगा। सॉरी, मैं एक और चीज का ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस सारे गुफ्तगू इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि इस वॉर के पर्पसेस क्या हैं। देखिए, ब्रॉडली 3 पर्पसेस हो सकते हैं। जो एक बड़ा गेम चल रही है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और चाइना में, उसमें ये बहुत सारी जो छोटी छोटी
वॉर्स हैं ये चलती रहती हैं वो अपने अपने एम्स को सपोर्ट करने के लिए। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा है कि क्या सिर्फ ईरान को ही पनिश करना और उसको ये देवर थिंकिंग के उसको वो लिमिट कर देंगे वॉर को, और ईरान को ही पनिशमेंट स्ट्रेटेजी दे कि उसका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवा के सारा कुछ ये इससे क्लीन बाहर निकल आएंगे। और थर्ड ये है कि क्या ऐसा एम था कुछ पावर्स का कि मिडल ईस्ट को एज अ होल डिस्ट्रॉय किया जाए। यू नो दीज आर द थ्री थ्योरीज। इन तीनों पे इस वक्त देखने और वर्क करने की जरूरत है कि ये इन तीनों में से किसकी तरफ बात आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई नजर आएगी। उसी हिसाब से फिर स्टेप्स लेने भी हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे कि हम जरूरी हो उस लिहाज से जाएंगे। फिर एक्ट करना शुरू करें। सो इस बिल्कुल। सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली इस वक्त स्टडी करने की जरूरत है कि मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। क्या ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि इस वॉर को अब एग्जिट स्ट्रेटेजी निकाली जाए और इस वॉर को किसी तरीके से खत्म किया जाए, अदरवाइज मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये अब हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका शायद अगर सुनेगा तो अपने नेटो और वो जो वेस्टर्न पावर्स है उनको ज्यादा सीरियसली सुनेगा बनिस्बतन हम जो बात कर रहे थे कि चाइना की या रशिया की, उनकी बात सुनेगा। बिकॉज वो तो जाहिर है अमेरिका समझेगा कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। बिल्कुल। यूरोपियन पावर्स तो जाहिर है थोड़ा सा अमेरिकन इंटरेस्ट को भी देखते हुए बात करेंगी। बिल्कुल ठीक है। सुमेर, आपकी जानिब बढ़ते हैं। एक तो जो सारी सूरत हाल, सारा सिनेरियो जो जंग का बन चुका है, एग्जिट सूरत हाल के वाले से शाहिद साहब ने बात की, उस तरफ जाता वो मामला कुछ आपको दिखाई दे रहा है अब? देखिए, मुझे जहां तक मामला जाता दिखाई दे रहा है, मैं बार बार इसमें बहुत केयरफुली बात कर रही हूँ कि जल्दी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन अभी दिया कि पिछली मर्तबा सिर्फ इट वाज 1v1, जिसको बच्चों की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एक बमुकाबला एक था, इसराइल बमुकाबला ईरान था। बाकी फैक्टर्स जो थे वो लो प्रोफाइल थे। इस मर्तबा वो लो प्रोफाइलनेस मुझे नजर नहीं आ रही। भारत भी उनके साथ खुलकर है, अमेरिका की जानिब से भी फुल सपोर्ट उनके साथ है। बहरहाल उनके एक डिप्लोमेट ने जब कह दिया, तो डिप्लोमेट इज ऑलवेज कैरिंग अ स्टेट नैरेटिव, अ गवर्नमेंट नैरेटिव। वो तो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट के। तो ये इसमें आपको ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि इस मर्तबा वो 3 prong स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं। जैसे शाहिद साहब ने बात की कि बूट्स ऑन ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है रिजीम चेंज के लिए। ऑल्दो आई डोंट कंसिडर हिम इवन एज एन एनालिस्ट, लेकिन जलबख्शी जो है और खास तौर पे इनके puppets हैं मीडिया के, यहाँ मैं सिर्फ शाहिद साहब से एक चीज पे इख्तिलाफ करूंगी कि जब इस तरह के नैरेटिव स्क्रीन पर आते हैं तो वो नैरेटिव उनको गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के साथ मिले होते हैं। खासतौर पे जो अभी गवर्नमेंट का वहां पे सेटअप है, वहां पे मीडिया पर 90%, ऐसे ही नहीं इनको गोदी मीडिया कहा जाता, 90% जो बातचीत हो रही है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। एनालिस्ट भी वही बोलता है, एंकर भी वही बोलता है, और जो पीछे प्रोडक्शन टीम होती है वो बाकायदा उनको प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, वो आईएफबी के जरिए सारे कि आपने यही बोलना है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट का उनके पास ये डायरेक्टिव होगा कि आपने ये बात करनी है। अब वो खुद एक मिलिट्री पर्सनल है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे ऐसी बात कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बमबारी करे। मुकम्मल बमबारी भी हो सकती है, जैसे B-52 आए थे उनके रिसेंटली जब अमेरिका के, और उसके बाद उन्होंने कतर के अल उदैद बेस पर अटैक किया, बात खत्म हो गई। अगर तो ये मशवरा ये दे रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं कोई बेस जरूर है। अब वो टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहते वो लोग, ये बूट्स ऑन ग्राउंड है। हो सकता है कि उनकी एस्पनाज इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई हो कि अब उनको वो 100% नहीं तो कम से कम 70% रिजल्ट्स मिल जाए। इसमें एक मैं अपने आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करने के लिए एक बात आपके सामने रखूंगी कि पिछली मर्तबा भी ईरानियन गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं था कि एस्पनाज इतना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ईरान को कि उनकी 3 tier मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। 3 tier मिलिट्री लीडरशिप जब उनकी गई तो एक पैनिक की सूरत हाल बनी थी ईरान में, ये हम एडमिट करते हैं, और इसीलिए उनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया था अंडर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी रेड्स। मगर ये बात कहीं ना कहीं की गई थी कि हिंदुस्तानी जो स्पाई क्राफ्ट था उसके ट्रेसेस तेहरान में मिले हैं। खासतौर पे उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके आसपास हिंदुस्तानी लेबर मिला, और उनके पास से ऐसे गैजेट्स मिले कि वो इस जासूसी के इल्जाम में मुलविस पाए गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरानी गवर्नमेंट जासूसी के इल्जाम में बहुत सख्त सजाएं देती है, चाहे वो अपने लोग हो उनके, चाहे दूसरे ममालिक के हो। वो हैंडलिंग टेकिंग ओवर नहीं होती, फिर क्या वो मारते हैं सीधा। तो ईरानी सफीर के साथ मैंने ये बात की थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने इसका जवाब बड़ा गोलमोल सा दिया।
मगर बाद में मुझे मेरे मुसद्दिका ज़राए ने कहा कि हाँ, इसमें इंडियन शहरी पकड़े गए थे, वो चाबहार से भी पकड़े गए थे, बंदर अब्बास का इलाका जो हमारे गवादर की सीध में है और बड़ी खूबसूरत बंदरगाह है, वहां पर भी इनके ट्रेसेस थे। तो ये सिचुएशन अब उमैर मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसके ऊपर कमेंट करना, क्योंकि इसमें इंसानी जानी नुकसान, माली नुकसान मुझे ज्यादा ईरान का होता नजर आ रहा है। वो कि वो रिटेलिएट करेंगे, मगर मैं बार बार यही कहूंगी कि उनके और इजराइल के टेल अवीव के रास्ते में it's not just Tehran to Tel Aviv. It's not T to D right now. Right now there is, Jordan, Egypt, Lebanon, Syria. तो ऐसे बहुत सारे बीच में मकामात है, अबू धाबी और कतर, जहां से इनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसे सुमेरा, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और भी बड़े ममालिक हैं जो इसकी लपेट में आ सकते हैं, इवन दो कि पूरा खित्ता जो है वो इससे मुतासर होगा। शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि बात हो रही है रजीम तब्दीली के हवाले से। मैं चाहूँगी ज़रा तारीख़ी तौर पर आप इस पर रोशनी डालिए, क्योंकि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, इराक़ की, लीबिया की मिसाल मौजूद है, उन पर तजुर्बात किए गए ये, लेकिन वो खित्ते में पायदार इस्तेहकाम लाने में नाकाम रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ईरान के मामले में भी यही ख़तरा मौजूद है? ईरान के मामले में तो ये खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि ईरान की हिस्ट्री जो है वो बाकी ममालिक जिनमें हमने देखा इन्होंने रजीम चेंज लाया उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ईरानियन एक बहुत एक प्राउड नेशन है अपनी हिस्ट्री के ऊपर, और उसकी वजह से इनके अंदर एक सर्टन किस्म के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो डेवलप हो चुके हुए हैं। हमने देखा कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पिछले 40 सालों में कितना ज़्यादा था कि जी ईरान इतना मॉडर्न कंट्री था और उसके बावजूद मुल्लाओं ने कब्जा कर लिया और ह्यूमन राइट्स ट्रैम्पल्ड हो रहे हैं, सारा कुछ। डिस्पाइट ऑल दिस हम फिर भी देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो स्टिल उनके रजीम के साथ है। और जब इनके ऊपर कलेक्टिवली जैसे अटैक इजराइल का या अमेरिका का होगा, शाहिद साहब, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी ज़रा अपने नाज़रीन को दिखाते चले, मशरिक़ वुस्ता में कौन कौन से अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है, ज़रा आप भी देखिए। होगा अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन ये सुपर पावर मशरिक़ वुस्ता में जहाँ जहाँ बैठा है सब ईरान के निशाने पर है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अल उदैद एयर बेस, ये अमेरिका का ऐसा फौजी अड्डा है जो सेंटकॉम का भी फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कहलाता है। अमेरिका का दूसरा बड़ा फौजी अड्डा कुवैत में कैंप आरिफ जान है। इस कैंप से पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट जाती है। सिर्फ यही नहीं, बहरीन जो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा अमेरिकी एहलकारों की मेजबानी कर रहा है, ईरान बहरीन में अमेरिकी नेवल कमांड की 5th फ्लीट को भी निशाना बना सकता है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जुफ्रा एयरबेस और इराक में ऐन उल असद एयरबेस भी ईरान के निशाने पर हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएं, इस वक्त अमेरिका के 2 बहरी बेड़े भी बहिरे रूम और बहरे हिंद में मौजूद हैं। वैसे तो अरब ममालिक ईरान को यकीन दिला चुके हैं कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत, कतर, बहरीन, अबू धाबी, उर्दन में अमेरिकी तंसीबात पर ईरान के हमले। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया। बहरीनी हुकाम की जानिब से यह बताया गया है। अबू धाबी में भी धमाका हुआ जिससे एक शख्स जाँ बहक। उर्दन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। इसराइल का इराक पर भी हमला, एक शख्स जाँ बहक जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि शिमाली इसराइल में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल का मलबा गिर गया। मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, इस हवाले से बताइए कि आपके पास अभी तक क्या अदादो शुमार आ चुके हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये बताइए। देखिए, अभी ईरान के मुख्तलिफ शहरों से कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरा हमारे बहुत अजीज एक दोस्त है तेहरान से, ईरानी सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, अफजल समीर, उनसे भी राब्ता है। अभी तक उनके पास भी इस हवाले से मुसद्दिका इतलात नहीं है और उनका भी यही कहना है कि कुछ देर मजीद इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि जरा अफसोसनाक ही खबरें मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं। मगर ये उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं बहुत सारे शहर और कोशिश ये की जा रही है। सबसे बड़ा जो एक पैनिक असल में एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान समेत जितने सिफारत खाने हैं तेहरान में, उन सब ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने अपने शहरियों को। तो जाहिर है इस वक्त जितने शहरी दूसरे ममालिक के ईरान में
मौजूद हैं तमाम शहरों में, उसमें बड़ी तादाद ज़ायरीन की है। और आप ये भी जानती हैं कि हमारे ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से तफ्तान बॉर्डर से जाती है, और तफ्तान एक बहुत हसास बॉर्डर हमारे लिए इसलिए भी है कि सिक्योरिटी के पूरे एनवायरनमेंट में ज़ायरीन को लाया भी जाता है वहां से और वापस लाया भी जाता है। तो अभी ये तमाम तर मिलकर एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है ईरान में, मगर इस वक्त जो वहां पर जाबाहक होने की इतलात है लोगों की, वो मुख्तलिफ जराए से मुझे ये बताया जा रहा है कि पूरे ईरान में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ बमबारी हुई है, तकरीबन 40 से 45 का नंबर बताया जा रहा है। मगर मैं यकीनन इसको कंफर्म आपको तब करूंगी जब मेरी बाकायदा वहां पे तेहरान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बात हो जाए, और वही इसमें मजाज अथॉरिटी है जो कि हमें रियल डेटा दे सकते हैं। आपकी साफियों से भी, जैसे कि आपने बताया कि साफियों से भी आपकी बातचीत हो रही है, तेहरान खाली करने की भी जो अहकाम जारी किए गए हैं, तो ईरान में अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, अवाम में क्या तासुर पाया जाता है, सहाफी इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, तेहरान की एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, मैं जब भी वहां गई हूँ, एक मरतबा तो हम बिल्कुल जमाना जंग में, बल्कि तफ्तान बॉर्डर से वापस आए हैं फॉर सर्टेन रीजंस के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे। खुद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स वहां फंस गए थे और ईरानी डिप्लोमेट्स जो थे यहाँ से नहीं जा पा रहे थे। तो ईरान में ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ये है कि वो बहुत नेशनलिस्ट किस्म के लोग हैं, और इस तरह की सूरत हाल में हमेशा वो अपनी हुकूमत की शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। बहुत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत, कतर, बहरीन, अबू धाबी, उर्दन में अमरीकी तंसीबात पर ईरान के हमले। बहरीन में अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया, बहरीनी हुकाम की जानिब से यह बताया गया है। अबू धाबी में भी धमाका हुआ जिससे एक शख्स जाँ बहक, उर्दन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। इसराइल का इराक पर भी हमला, एक शख्स जाँ बहक जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि शिमाली इसराइल में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल का मलबा गिर गया, मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, इस हवाले से बताइए कि आपके पास अभी तक क्या अदादो शुमार आ चुके हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये बताइए। देखिए, अभी ईरान के मुख्तलिफ शहरों से कंफ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरा हमारे बहुत अजीज एक दोस्त है तेहरान से, ईरानी सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, अफजल समीर, उनसे भी राब्ता है। अभी तक उनके पास भी इस हवाले से मुसद्दिका इतलात नहीं है, और उनका भी यही कहना है कि कुछ देर मजीद इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि जरा अफसोसनाक ही खबरें मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं। मगर ये उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं बहुत सारे शहर, और कोशिश ये की जा रही है। सबसे बड़ा जो एक पैनिक असल में एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान समेत जितने सिफारत खाने हैं तेहरान में, उन सब ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने अपने शहरियों को। तो जाहिर है इस वक्त जितने शहरी दूसरे ममालिक के ईरान में मौजूद हैं तमाम शहरों में, उसमें बड़ी तादाद ज़ायरीन की है। और आप ये भी जानती हैं कि हमारे ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से तफ्तान बॉर्डर से जाती है, और तफ्तान एक बहुत हसास बॉर्डर हमारे लिए इसलिए भी है कि सिक्योरिटी के पूरे एनवायरनमेंट में ज़ायरीन को लाया भी जाता है वहां से और वापस लाया भी जाता है। तो अभी ये तमाम तर मिलकर एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है ईरान में, मगर इस वक्त जो वहां पर जाबाहक होने की इतलात है लोगों की, वो मुख्तलिफ जराए से मुझे ये बताया जा रहा है कि पूरे ईरान में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ बमबारी हुई है, तकरीबन 40 से 45 का नंबर बताया जा रहा है। मगर मैं यकीनन इसको कंफर्म आपको तब करूंगी जब मेरी बाकायदा वहां पे तेहरान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बात हो जाए, और वही इसमें मजाज अथॉरिटी है जो कि हमें रियल डेटा दे सकते हैं। आपकी साफियों से भी, जैसे कि आपने बताया कि साफियों से भी आपकी बातचीत हो रही है, तेहरान खाली करने की भी जो अहकाम जारी किए गए हैं, तो ईरान में अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, अवाम में क्या तासुर पाया जाता है, सहाफी इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, तेहरान की एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, मैं जब भी वहां गई हूँ, एक मरतबा तो हम बिल्कुल जमाना जंग में, बल्कि तफ्तान बॉर्डर से वापस आए हैं फॉर सर्टेन रीजंस के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे। खुद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स वहां फंस गए थे और ईरानी डिप्लोमेट्स जो थे यहाँ से नहीं जा पा रहे थे। तो ईरान में ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ये है कि वो बहुत नेशनलिस्ट किस्म के लोग हैं, और इस तरह की सूरत हाल में हमेशा वो अपनी हुकूमत की शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। बहुत